एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के लैंडमार्क जजमेंट को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि चार्जशीट के रिगार्डिंग है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने चार्जशीट को लेकर जो कंफ्यूजन था उसे दूर किया है। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। बढ़ते हैं आज के इस वीडियो की ओर। आज हम जो जजमेंट डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है रजनीश कुमार विश्वकर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली एंड अनदर। 21 नवंबर 2024 का ये रिसेंट जजमेंट है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये माना है कि डिस्चार्ज आवेदन पर विचार करते समय केवल आरोप पत्र का हिस्सा बनने वाले दस्तावेजों पर ही विचार किया जाना चाहिए। आखिर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा? कौन सी कंफ्यूजन को सुप्रीम कोर्ट ने दूर किया? क्या है पूरा मामला? जानने से पहले हम एफआईआर दर्ज करने से लेकर ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग की जो प्रक्रिया होती है उसे समझने की कोशिश करते हैं, ताकि आपको जजमेंट को समझने में आसानी हो। तो दोस्तों, जब भी कोई ऑफेंस होता है या कोई व्यक्ति पुलिस वाले के पास अपने कंप्लेंट्स लेकर जाता है, तो पुलिस वाले सबसे पहले एफआईआर को दर्ज कराते हैं। फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस वाले चार्जशीट फाइल करते हैं। इस चार्जशीट को ट्रायल कोर्ट में फाइल किया जाता है। जब चार्जशीट फाइल की जाती है तब पुलिस वाले कुछ और डॉक्यूमेंट्स अटैच करते हैं जो कि केस से रिलेवेंट होते हैं, जिसमें मैजिस्ट्रेट को कॉग्निजेंस लेने में आसानी होती है। इसके बाद मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले लेते हैं और इंक्वायरी कंडक्ट की जाती है मैजिस्ट्रेट के थ्रू। और एक्यूज्ड के पास भी अपने ओरल सबमिशन के अधिकार होते हैं, जिससे कोर्ट को कॉग्निजेंस लेने में आसानी होती है। तो दोस्तों, ये थी पूरी प्रक्रिया एफआईआर दर्ज कराने से लेकर ट्रायल कोर्ट में प्रोसीडिंग शुरू होने तक की। तो चलिए बढ़ते हैं आज के जजमेंट की ओर। तो ये मामला रजनीश और उनके पत्नी के बीच का वैवाहिक विवाद से जुड़ा हुआ मामला था। 8 मई 2019 से पहले अपीलकर्ता ने हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 12 के तहत याचिका दायर की थी। इस याचिका में उन्होंने अपनी शादी अमान्य घोषित करने की मांग की थी। 8 मई 2019 को अपीलकर्ता के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की जाती है। एफआईआर में उन पर आईपीसी के सेक्शन 498A और सेक्शन 406 के साथ सेक्शन 34 के तहत आरोप लगाए जाते हैं, जिसके बाद अपीलकर्ता ने एफआईआर को रद्द करने की रिट पिटीशन फाइल की थी दिल्ली हाई कोर्ट में। हालांकि नवंबर 2020 में उन्होंने इस रिट पिटीशन को वापस भी ले लिया था, जिसके बाद 23 जून 2021 को फैमिली कोर्ट ने एक्स पार्टी डिक्री पास की नलिटी ऑफ मैरिज की रिगार्डिंग, जिसमें विवाह को अमान्य घोषित करने का एक पक्षीय निर्णय पारित किया गया था। इसके बाद अपीलकर्ता ने यानी रजनीश ने एफआईआर को क्वैश करने की मांग करते हुए एक और रिट पिटीशन दायर की, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। जिसके बाद पत्नी ने उस एक्स पार्टी ऑर्डर को उच्च न्यायालय में चुनौती दी। उच्च न्यायालय ने निचली अदालत को प्रेजेंट रिट पिटीशन पर विचार करने का निर्देश दिया, जिसके बाद अपीलकर्ता ने उसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे केस को ऑब्जर्व किया। कोर्ट के ऑब्जर्वेशन में कुछ पॉइंट्स रेज किए गए। पहला पॉइंट है हाई कोर्ट्स प्रोसीजरल एरर्स। सुप्रीम कोर्ट का कहना था उच्च न्यायालय ने आरोप तय करते समय आरोप पत्र का हिस्सा न होने वाले दस्तावेजों पर विचार करने का जो निर्देश ट्रायल कोर्ट को दिया वो ग्रॉस एरर था। हाई कोर्ट ने घोर गलती की है। यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स पार्ट नहीं थे चार्जशीट के, उनको भी कंसिडर करने का जो हाई कोर्ट का निर्देश था वो गलत था, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का मानना था। दूसरा जो पॉइंट रेज किया गया था कि ये जो डायरेक्शन दी गई है हाई कोर्ट ने, वो स्टेट ऑफ ओडिशा वर्सेस देवेंद्र नाथ पड़ी केस में स्थापित कानूनी सिद्धांत के विपरीत थी, which states that while considering discharge, a trial court cannot consider documents outside the charge sheet। और तीसरा जो पॉइंट था वो इनकम्प्लीट हियरिंग ऑफ रिट पिटीशन। ये जो रिट पिटीशन, जो रिट याचिका जो थी, उसकी अधूरी सुनवाई की जाने के ऊपर उन्होंने ये पॉइंट रेज किया था सुप्रीम कोर्ट ने। कोर्ट का ये मानना था कि हाई कोर्ट ने एफआईआर क्वैश करने की जो रिट पिटीशन थी उसके गुण दोष पर विचार ही नहीं किया। कोर्ट ने कहा कि रिट पिटीशन में विभिन्न आधारों पर दलील दी गई थी, जिसमें यह तर्क भी शामिल था कि विवाह निरस्तीकरण के लिए अपीलकर्ता की याचिका के बाद एफआईआर दर्ज करना कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है। नेक्स्ट जो पॉइंट था वो है एफआईआर को चैलेंज करने का समय। अदालत ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि एफआईआर को चुनौती उसके आरंभ में ही दे देनी चाहिए। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि कोई भी अभियुक्त कार्यवाही के किसी भी चरण में एफआईआर को चुनौती दे सकता है।
चाहे वह सीआरपीसी के सेक्शन 482 के तहत ही क्यों ना हो या फिर भारतीय संविधान के 1950 के आर्टिकल 226 के ही तहत ही क्यों ना हो। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि ऐसी चुनौती पर विचार करना या न करना उच्च न्यायालय के विवेक पर निर्भर है। उपरोक्त टिप्पणियों के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि उच्च न्यायालय का आदेश पूरी तरह से अवैध है। सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया और अपीलकर्ता की मूल रिट याचिका पर पुनः सुनवाई करने का आदेश दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि डिस्चार्ज आवेदन पर विचार करते समय केवल आरोप पत्र का हिस्सा बनने वाले दस्तावेजों पर ही विचार किया जाएगा। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपना अंतिम फैसला सुनाया। जजमेंट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की जा रही है, जरूर चेकआउट कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है, अच्छी लगी है तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। हम मिलते हैं ऐसे ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।